नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आज का जो वीडियो है वो राज सर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें डीएफसीसीएल ओपीबीडी एग्जीक्यूटिव के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी और मेडिकल के गाइडेंस से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। डेफिनेटली आप सभी लोगों ने अपने एंड से कुछ ना कुछ तैयारियां की होगी, बट अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा तो उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और आप सभी के सामने जो है इस वीडियो में गाइडेंस देने के लिए डीएफसीसीएल के ही एम्प्लॉई है, जो आप सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हुए अभी तक आ रहे हैं। जमील अख्तर सर वो रहेंगे। तो सबसे पहले तो जमील जी, आपको मैं ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी तक जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग 235 टोटल सीट है, उसमें 51 प्लस जो बच्चे हैं वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान अमूल रूप से बहुत ज़्यादा रहा है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको भी जमील जी। सर आपको बधाई सर। आपने सर सिलेक्शन इतना दिलाया है। जी। अब मैं तो सर बस ऐसे ही गाइडेंस हल्का फुल्का दिया, लेकिन सर आपने तो पूरा मार्गदर्शन दिया है सर स्टूडेंट को। हाँ, लेकिन क्या होता है कि टीचर की बातों की तुलना में जो स्टूडेंट्स बोलते हैं, वो भी खास करके जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, उसकी जो चीज़ें होती है वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है, राइट। जी सर। तो वो है चीज़ें। तो अभी हम लोग डीबी और मेडिकल पे बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, एक बार हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, देन आफ्टर सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। तो आप सभी लोग प्लीज़ माइक को मैं सभी का ना म्यूट ही कर देता हूँ, और केवल कुछ बच्चों का ऑन कर देता हूँ, देन आफ्टर जो है वो कर दें। जैसे जमील, जमील प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। यस हाँ, सर। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं जमील। ओके सर। और बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट कंडीशन में ही रखेंगे, आई रिक्वेस्ट। जमील भाई, थैंक यू सो मच भाई। आपने ही सही जगह सर के बताया था आपके सर के बारे में। और विनय कैसे हो? भाई, पिछले बार भी तो तुम थे साथ में ही। हाँ, सब आपका कृपा है। उसी से चल अरे रहा है। आप नहीं ही ने सर। सही जगह बताया था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, लेकिन पढ़ाए सर है, सर का ही थैंक यू करिए, मेरा नहीं। नहीं, मैं चाहूँगा कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे हैं, एक जोरदार क्लैपिंग जमील सर के लिए भी होनी चाहिए, राइट। कि उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, राइट, आप सभी बिल्कुल बच्चों को। सर। तो चलिए ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। तो एक क्रम से हम लोग इसको चलते हुए देखते हुए करते हैं, ठीक है जमील। यस सर। ओके। तो जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको अगर हम लोग समझें तो वो ये है कि जो एक मिनट रुक जाइएगा। ये फाइन हो गई है, राइट। तो अगर हम क्रम से यहाँ पर चलें इस वीडियो को देखते हुए, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमने देखा कि जो ये रिज़ल्ट आए सारी चीज़ें रही। तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख पा रहा है ना अभी डी एफ सी सी एल का रिजल्ट? टेल में। और पी डी एफ फाइल दिख रही होगी। यस सर, दिख यस रही सर है। दिख रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो हाँ, तो इसी में हम बात करें कि ये सारा का सारा कट ऑफ और सारी चीज़ें रही। अब हम इसमें आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो पहले हम डीबी पे बात करते हैं। तो जो सबसे पहला नंबर आपको दिख रहा होगा वो है, प्लीज़ माइक को बाकी लोग म्यूट कर लें। सभी का माइक म्यूट है ना? ओके ओके, ठीक है।
तो जो पहला नंबर पॉइंट है, मैं पॉइंट्स को रीड करता चलूँगा और जमील इसके बारे में बताते चलेंगे, थोड़ा चीज़ मैं भी बता दूंगा ताकि एक से लेकर के सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाए और देन आफ्टर जो है हम लोग चीज़ों को आगे करेंगे। ओके, तो पहला जो है इसमें बताया गया मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी यानी 10th का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो फेलियर टू प्रेजेंट द सेम विल रेंडर द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स बीइंग कैंसल। तो एक चीज़ तो सबसे पहले यहाँ पर एनेक्सर 2 जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है उसमें एक तो ओरिजिनल की बात की गई है और दूसरा बोला गया है सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी के बारे में। 2 पॉइंट्स है आपको। तो जब आप लेकर के यस सर। डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग जाएंगे वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, इस चीज़ में कोई डाउट है क्या? राइट, नो सर। ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने और 10th का जो मेन पर्पस होता है ना वो होता है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। राइट, तो प्लीज़ जिनका भी माइक ऑन है उसको म्यूट कर दीजिए। अभिषेक, तो जो 10th का आपका डॉक्यूमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका लेके जाना है। आपके जो भी करेक्शंस है, सपोज मान लीजिए आपके 12th में या आगे जो भी कुछ है ना, उन सभी में भी अगर कोई भी डाउट होगा तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। 10th आपका बेस रहेगा, देन आफ्टर आपको सारी की सारी चीज़ें करनी है, यानी 10th में आप कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं कर सकते, 10th के बेस पे आप सब कर सकते हैं। आई आई होप कि अभी तक में आप सभी के पास 10th का तो होगा ही होगा। अब हम आते हैं दूसरा, आपकी जो कैटेगरी होती है सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC NCL EWS PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। अब जो एक पहले तो आते हैं कि जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो क्या है। तो देखिए DFCCI ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स या सारी चीज़ें ले जानी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे आप लेकर के जाइए, तो वो आप सभी लोगों के लिए बेहतर होगा। इज इट क्लियर? राइट, तो ये आपको लेकर के जाना है सभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के बेस पर। सपोज आपको ओबीसी का लेना है तो आप एसडीओ या एसडीएम वाले पे नहीं जाना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर के जाना। मैं एक बार थ्रू आउट एक से लेकर के जो पॉइंट है वो कर लूँ, फिर हम जमीन से इंटरेक्ट करेंगे। 3rd नंबर पॉइंट में बताया गया है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैरिंग non creamy layer status which shall not be older than 1 year at the time of DV to get benefited for OBC NCL रिजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पर जो साइन होना चाहिए वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, और वो 1 साल का जो काउंटिंग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे 1 ईयर बिफोर नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप सभी लोगों ने अपना जो जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उस समय डेफिनेटली वो आपका पुराना होगा, तो आप ओल्ड वाला तो लेकर के जाएं ही। साथ ही अभी तक में आप में से मैक्सिमम बच्चों ने न्यू के लिए भी अप्लाई कर दिया होगा, कुछ बच्चों के बन भी गए होंगे और कुछ बच्चों के अंडर प्रोसीजर होंगे, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वो आपके अपडेटेड होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? सर सेकंड और थर्ड पॉइंट में सर डिफरेंस समझ में नहीं आया सर, उसमें भी ओबीसी ले जाना है, ऊपर में भी ओबीसी ही हाँ, ले जाना है। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि आपका जो डेट है वो, प्लीज यस माइंड सर। को म्यूट कर लीजिए, जिनके भी घर में बच्चे या बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। उसका सेकेंड पॉइंट का पर्पस यही है कि थर्ड पॉइंट का कि उसकी जो डेट है डीवी के डेट से 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि वो वैलिड होना चाहिए, उस वो फॉर्मेट की बात कर रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाऊं तो आप उसको देखिए। वो बोल रहा है पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देन आफ्टर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। राइट, पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट की बात कर रहा है कि वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए। कई स्टेट्स में अपने फॉर्मेट होते हैं और एसडीएम लेवल का चल जाता है कई जगह पे, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है डीएफसीसीएल, तो इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए, डीएम के साइंस वगैरह होने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट नंबर 3 है उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो बोल रहा है कि जो डेट होना चाहिए वो नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, जो डीवी का डेट है उससे। इस चीज़ को आप लोगों को पॉइंट 2 और 3 क्लियर हुआ से यस या नो? सर सर एक बार जमील भाई से पूछिए ना कि क्या बोलते हैं, उसका एसडीओ का साइन नहीं चल जाएगा ओबीसी में? अच्छा चलिए ठीक है, पहले तो पहले आरओ का साइन हो गया, फिर एसडीओ का साइन हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम अभी एक साथ ही चलते रहते हैं, मैं बता दूंगा फिर जमील उसमें करेक्शन या ऐड ऑन करते चलेंगे। पॉइंट नंबर 1 सभी को क्लियर है, और जमील इज इट राइट जो भी मैंने बताया?
यस सर। ओके। पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम बात करें तो ये बच्चों के मन में डाउट होता है जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के। तो जो चीज़ें मैंने फॉर्मेट को लेकर के या डीवी के डेट से जो डेट 1 साल वाला बताया वो क्लियर है, या इसमें आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे जमील? सर इसमें जैसे कि पूछ रहे हैं कि एक तो होता है अंचल अधिकारी मतलब सीओ लेवल से, एक एसडीओ से होता है अनुमंडल से। जी जी तो ज्यादा बेहतर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है एनसीएल का, जी। उस फॉर्मेट में आप सीओ से भी बनवा ले, एसडीओ से भी बनवा ले, वही उसी फॉर्मेट पे एसडीओ फिर कर देंगे साइन। हम्म। और एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया हुआ है डीएफसी का, एक जी। छोटा सा एक फॉर्मेट है, उतना डिटेल वो धारा नहीं लिखा हुआ होता है। हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या धारा बहुत सारे लिखा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन जो फॉर्मेट दिया होगा डीएफसीसीएल उसमें उतना डिटेल नहीं दिया होगा। तो क्या हम्म। होता है कि आप अगर एनसीएल जो बनाए हैं से सीओ से या फिर एसडीओ से, तो वही फॉर्मेट पे ले जाए, वही फॉर्मेट पे ये कर देते हैं। ओके, सेम फॉर्मेट पे ये लोग भी साइन करके दे देते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं जमील? नहीं, हाँ वो मैनुअल साइन करके दे देते हैं। वो सिर्फ क्या कहते हैं, मैनुअल पेन से लिख करके साइन करके मैनुअल दे देंगे। बाकी नंबर वही रहेगा सर, जो सीरियल नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, नंबर वही मेंशन रहेगा। ओके, यानी कि आपका कहना है कि आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे तो जो है वो लेके जाएं, साथ में डीएफसीसीआईएल का फॉर्मेट पे भी करवा लें, ये कहना चाहते हैं? यस यस सर, साथ साथ वो कर देंगे। जहाँ से सीओ से बनवाए हैं उससे एक प्रिंट निकाले हैं, वो जो ऑनलाइन सारा चीज तो ऑनलाइन होता है, बिल्कुल। वही चीज वो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वही पेन से वो लिख देंगे, या सील और साइन लगा देंगे। सेम ही चीज रहेगा, दोनों सेम है, एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ सेम रहेगा, किस दिन इशू डेट हुआ वो सब सेम मैनुअल लिखा रहेगा। बस ये है कि दोनों फॉर्मेट में हो गया, वहां दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इज इट क्लियर? सभी स्टूडेंट जितने भी अभी लाइव प्रेजेंट है सभी लोगों को क्लियर है? से यस या नो? सर हम सन्नी बोल रहे हैं। सर लाइफ टाइम वैलिड होता है। हाँ सनी, पहले आप बता दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप बाकी दूसरे से पूछते हैं। सनी। सर मेरा मेरा ईडब्ल्यूएस है, और ईडब्ल्यूएस में नोटिफिकेशन में गए थे तो उसमें एक क्लॉज में लिखा था कि आरओ और आरओ एक होता है रिवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो देन तहसीलदार। जी तो सर मेरा पिछले साल वाला भी और इस साल वाला भी दोनों आरओ से बना हुआ है, हम बिहार से हैं, तो जितना डिटेल डीएफसीसीएल का फॉर्मेट में है उतना डिटेल बिहार वाले फॉर्मेट में भी है ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग। जी जी। तो उसको क्या हम फिर एसडीओ से हमको करवाना पड़ेगा या फिर आरओ लेवल से हो जाएगा? अगर मेंशन है डीएफसीसीआर का तो आरओ लेवल पे, तो आरओ देखिए, आरओ ब्लॉक से बनता है। हाँ 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 जी रेवेन्यू जी जी। ऑफिसर जो होता है वो ब्लॉक में हाँ हाँ बैठता है, जो आपके इर्द गिर्द ही रहेगा, जहां आपका घर है, गांव है, हाँ 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 आसपास ही हाँ हाँ। रहता है। और एक आपको एसडीओ पे तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा। हम्म। हाँ, तो उस आप अगर लिखा हुआ आरओ तो चल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप बेहतर है कि आप एसडीओ से बना ले तो और अच्छी चीज है, और ऊपर हायर लेवल पे बना लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम उसको, अब मेरे पास आर वाला है बट उसको दोनों को हम एसडीओ लेवल से क्लियर करवा लेते हैं। हाँ तो बस वो क्या करिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और वो एसडीओ के पास चला जाएगा, वही चीज 3 4 डॉक्यूमेंट होगा, अपलोड कर दीजिए। लेकिन मेंशन है बिल, आरओ पे चल जाता है, लेकिन एसडीओ से है कि थोड़ा कहीं कहीं एसडीओ का ही मांग लेता है। तो बिल्कुल। इसको ऑफलाइन जाके करवाना होगा कि ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं, होगा? ऑफलाइन कुछ नहीं होता है, सब ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन सब बंद हो गया है। अब हो सकता ओ, है कहीं स्टेट में होता हो, लेकिन बिहार में तो नहीं होता, सब बिहार ऑनलाइन। में। ठीक है पिछले सनी। साल आपका जो पिछले। आप आपका जो बना हुआ है वो सीओ लेवल से, आरओ लेवल से, वो हम्म आप उसको निकाल लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में, और दूसरी चीज और मांगेगा, आवासीय मांगेगा, ये सब कुछ अपलोड कर दीजिए, फिर वो एसडीओ के पास चला जाता है। वो आपके पास हम्म। मैसेज आ जाएगा कुछ दिन में, वो डेट मेंशन कर देता है कि इतने तारीख तक आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन आपको अगर जल्दी चाहिए तो फिर आपको 1 2 बार वहां जाना पड़ेगा। वहां जा करके क्लर्क को या कोई बैठे होंगे उनको बोलना होगा कि जल्दी चाहिए, काम है, डॉक्यूमेंट मैं वेरिफिकेशन है, मैं तो वो ये कर पूछ रहा देते था हैं। कि पिछले बार वाला भी मेरा है और इस बार वाला भी मेरा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो इस बार वाले का मेंशन करके हम इस बार वाले का निकलवा लेंगे तो हो जाएगा, या फिर पिछले वाला तो निकलेगा नहीं चूंकि वो एक्सपायर कर चुका है। हाँ तो पिछले वाला मत कराइए, इस बार वाला, इस बार न्यू फाइनेंशियल ईयर का है ना, हाँ इस बार हाँ का होगा ना फाइनेंशियल ईयर का, हाँ तो वो हाँ हाँ करवा हाँ हाँ लीजिए। हाँ। सर ठीक है, हम हेलो। करवा लेते हैं उसको। जमील भाई मैं पूछ रहा था, एस सी एस टी का मेरा 2018 का बना हुआ है, तो वो तो लाइफ टाइम वैलिड होता है ना?
उसमें दोबारा क्या चेंज चीज? करवाना पड़ेगा। ST/ST का कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बारे में हाँ शायद होता है, लेकिन उतना डिटेल हमको उसके बारे में नहीं पता है कि वैलिडिटी का। हेलो। लेकिन होता है शायद, लेकिन सर से एक बार पूछ हाँ लीजिएगा देखिए, जो कि कास्ट हम सर्टिफिकेट, ओबीसी में हैं। जी जी, जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ना, एक बार बन गया तो वो आजीवन रहता है, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू उसमें कुछ चेंजेस ना किया जाए। बट अगर सर आपका है, ईडब्ल्यू लेकिन हाँ, जी बोलिए। सर ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर। हाँ बोलिए सौरभ। सर मेरा सर 15 अप्रैल 2023 का बना हुआ था, ठीक है सर। जी जी तो मैंने उसी नंबर पे सर मैं आधार कार्ड को अपलोड करके मेरा एसडीओ का हो गया। जी और फिर देन आफ्टर इस एसडीएम के अप्लाई कर दिया, तो फिर उसी एसडीओ के रिस्पेक्ट में मेरा एसडीएम का भी हो गया। और सिंपली आधार कार्ड अपलोड करना होता है सर, ओके ओके, जो कि तो देखिए, मेरा सर पिछले फाइनेंशियल ईयर का था, 15 अप्रैल 2023 का सर। जी जी इस जी बार सर। का फाइनेंशियल ईयर भी मांगा होगा ना डीएफसी? हम लोग के टाइम में दोनों फाइनेंशियल ईयर का मांगा था। इस जैसे इस डीवी बार हाँ, जून जुलाई में मांगा है, मांगा है, मांगा है। मांगा है ना, तो पिछले बार जब हाँ, फॉर्म भराया है उससे उस फाइनेंशियल का होना चाहिए, भरने से पहले डेट का। और आपका इस फाइनेंशियल ईयर का भी होना चाहिए जो अभी डीवी करा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, क्योंकि फॉर्म भरने टाइम वो अपलोड करवाया था उस फाइनेंशियल ईयर का। हाँ हाँ, वही। चलिए, तो अगर मुझे लगता है कि ये पॉइंट नंबर 2 और 3 क्लियर हो गया होगा, राइट? नहीं सर, SC/ST वाला क्लियर करो ना सर आप। हाँ, SC/ST का जो मैं आपको बता रहा था कि जो SC/ST के नॉर्मली जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, प्लीज़ माइक को सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइस। आई थिंक जमील आपकी तरफ हवा तेज चल रही है क्या? म्यूट कर दे रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जब बोलना हो तो कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए, जो SC/ST का नॉर्मली होता है, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखें। बोल रहा सर्टिफिकेट ऑफ SC/ST OBC NCL EWS PWD एक्स सर्विस कैंडिडेट्स इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। यहाँ पर ये केवल SC/ST और इन सब चीज़ों के लिए एक फॉर्मेट की बात कर रहा है, जबकि पॉइंट नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे SC/ST खत्म हो जाता है। यहाँ केवल OBC और NCL की बात की जा रही है, क्योंकि ये ईयरली जो है ना, इसमें चेंजेस होते हैं कि कोई जो है क्रीमी लेयर से ऊपर चला जाता है, कोई क्रीमी लेयर के नीचे जाता है, यानी इसमें चेंजेस होते हैं। बट जो आपका कास्ट है वो एक बार डिफाइन हो गया तो वो वही रहता है, इवन शादी के बाद भी नहीं चेंज होता कास्ट को अगर हम बात करें तो। कि अगर कोई OBC है या जनरल है, वो ऐसी से शादी कर ले, वाइफ या गर्ल, तो वो नहीं होगा, वो फादर के थ्रू ही सारी चीज़ें होती है, तो वो आपका एक ही चले जाएगा। बस फॉर्मेट जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, ना कि स्टेट वाला होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के क्लियर हुआ या नहीं, से यस या नो? ठीक है, चलिए, तो देखिए बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से बताया गया। बस हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करके और अच्छे से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ कुछ कमी नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को एक इन जनरल बताऊं, तो इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कमी है, तो आपसे क्या किया जाता है, एक वो ले लिया जाता है, क्या कहते हैं इसे, एफिडेविट से। अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग पहले, सबसे पहले, अंडरटेकिंग। हाँ, पहले एक अंडरटेकिंग होता है। अंडरटेकिंग होता क्या है, वो आपसे सिंपल एक वाइट पेपर पे आपसे लिखवा लेंगे कि जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो मेरी समझ के अनुसार सही है, अगर इसमें से कुछ भी गलती पाया जाता है तो मेरा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है और मेरे ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। उसके बाद आपका जो फिंगरप्रिंट्स होता है, पाँचों के पाँचों या 10, वो ले लिए जाते हैं, राइट? यानी ये अंडरटेकिंग आपका काम कर देगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कई बच्चों के, अभी हम एनओसी पे भी आएंगे, एनओसी नहीं है आपके पास उपलब्ध, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है कि ठीक है अभी डीवी में नहीं है ना, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम होगा उस समय आपको उपलब्ध कराना होगा, बिना उसके आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी एचआर होता है, चाहे किसी का भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि उनका पर्पस होता है सिलेक्शन, ना कि रिजेक्शन। ये हमने आप लोगों को साइको की क्लास में भी बताया था। इज इट क्लियर, से यस या नो? यस सर। ठीक है, यस सर यस। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 सीरियल नंबर से। EWS candidate required to submit the valid income and asset certificate which shall not be older than 1 year at the time of DV to get the benefit of EWS। अब EWS कौन होते हैं? जो UR कैटेगरी के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो उनके लिए भी बोला गया है कि ये आपका DV के टाइम पे 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए।
डेफिनेटली आप सभी लोगों ने क्या किया होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय का वो बैक डेट का भी हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा सेशन होता है, 2 साल तक लग जाते हैं पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ऐसे केसेस में आप नया अप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्लियर से, यस या नो? यस सर। आइए अब Yes, 5 sir. नंबर पे आते हैं। Final certificate issued by the respective university, institute, board of ITI diploma degree as per prescribed qualification। यानी कि जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो जस्ट अगर क्या DFCCIL में दिया था, जो भी फाइनल एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उनको भी, या जिन लोग जो पास कर गए थे केवल उन्हीं को दिया था अप्लाई करने के लिए? टेल मी। प्रोविजनल भी दिया था सर, जो पास करने वाले थे। अच्छा, उनको भी। यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपका आपने सेमेस्टर के सारे डिटेल्स दिए होंगे। यहाँ पॉइंट नंबर 5 यही बोल रहा है कि आपका फाइनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या बोर्ड है, वो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो DFCCIL की OPBD के लिए मांगा गया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। जो फाइनल सर्टिफिकेट को हम लोग क्या कहते हैं, मूल प्रति भी बोलते हैं, मूल प्रति या इसको ओरिजिनल भी बोलते हैं। तो ये कई बार क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ या बोर्ड्स में इमीडिएट नहीं देते हैं, वो कॉन्वोकेशन ये सब होता है तब देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा ना, आपका प्रोविजनल भी चला जाएगा। अगर मान के चलिए कि वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उससे उसके लेटर हेड पे, किस चीज़ पे, उसके लेटर हेड पे आपको लिखवा करके ले आना है कि हाँ, अमुक नाम का जो विद्यार्थी है उसने इस सत्र में जो भी क्वालिफिकेशन है वो उसने सफलतापूर्वक क्या परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग पास कर ली। पॉइंट नंबर 5 इज क्लियर टू एवरीवन? से यस या नो? से यस यस या नो? सर। यस सर, ओके क्लियर है, क्लियर सर। ओके। अब हम आते हैं सर पॉइंट। जी सनी। मेरा एक डाउट था, जैसे मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला था ये DFCCIL अपने फॉर्म जी भरने के जी समय। जी जी। तो मेरा जो यूनिवर्सिटी था उसमें मार्कशीट जब इशू किया था तो उसमें डेट मेंशन नहीं किया था कि किस डेट को इशू किया है। हम्म। और हाँ, उस समय मेरा डिग्री नहीं था जी जी ग्रेजुएशन वाला फाइनल का। जी तो जी। मैंने एक मैनुअल डेट डाल दिया क्योंकि उसमें मेंशन था नहीं, और अब डिग्री निकाले हैं तो उसमें जो डेट डाले हैं और ये वाले डेट में जिसमें डिग्री हमको मतलब इशू किया है, जी जी। दोनों में अंतर है। तो सर इसके लिए एफिडेविट बनवाना होगा हमें? एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, या नहीं तो फाइनली यूनिवर्सिटी से जा करके बोल सकते हैं कि आपका किस डेट का रहा था, क्योंकि डेट में अंतर तो नहीं होना चाहिए, एक क्लर्कियल मिस्टेक है। नहीं नहीं सर, वो नहीं, जैसे तो कि उसमें मार्कशीट में डेट ही मेंशन नहीं था, तो हम अपने तरफ से एक मैनुअल डेट डाल दिए। नहीं, तो वो नहीं डालना चाहिए था ना आपको। तो बिना डाले सबमिट नहीं हो रहा था सर। अच्छा, डाले नहीं सबमिट हो रहा था, ओके ओके। हाँ। और अच्छा। अभी अभी डिग्री वाला मिला है, उस पे डेट मेंशन है, तो इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट नंबर डलवा के हम एक एफिडेविट बनवा लेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ, बनवा सकते हैं, बट इसको लेकर के ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। राइट। हेलो सर, मेरे डाउट है सर। हाँ, बताइए। सर, मेरी जो 8 सेम की मार्कशीट है हाँ। उसमें डेट है सर, मतलब मैं 2015 का पास आउट हूँ। हम्म। तो जुलाई 2015 की डेट है। और हम्म। सर हमारी यूनिवर्सिटी में जो डिग्री आती है वो तकरीबन 8 से 9 महीने बाद आती है। जी जी। तो डिग्री के ऊपर सर मेरी डेट 2016 लिखी है। उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि तो डिग्री। कोई इशू नहीं है ना सर? मैंने एक्चुअली 8 सेम की मार्कशीट के ऊपर जो रोल नंबर था मैंने वो पुट कर दिया, तो उससे कोई इशू नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं, इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए उनको भी पता होता है कि है ना, यूनिवर्सिटीज़ में और स्टेट्स में ना वो डिफरेंसेस होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि कार्य प्रणाली को लेकर के कि क्या चीज़ें हैं हाँ सर। नहीं है। तो आपका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके हर एक सर्टिफिकेट पर तो डेट लिखे हैं। आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया तो उस समय आपने वो वाला डेट डाला था, तो इससे कोई हाँ इशू सर। नहीं आएगा। मेन चीज़ क्या है कि मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताऊं, जो मैंने अंडरटेकिंग की भी बात की या एफिडेविट की भी बात की। मेन चीज़ है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है और आप जेन्युइन पर्सन है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जमील जानते होंगे, सचिन सुमन है, सचिन को जान रहे हैं, राइट? तो यस तो यस सर, उसके तो साथ दिक्कत हुआ था। हाँ, उनके साथ दिक्कत हुआ था। वो तो निराश हो गए थे कि सर मैं क्या करूँ, मेरा तो नौकरी चला गया, आया हुआ ये वो डॉक्यूमेंट को लेकर के। क्या रीज़न था कि है ना, जो बिहार बोर्ड से वो थे, और आई थिंक मुजफ्फरपुर या कहीं से थे वो। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पर जो आप कहते हैं ना परसेंटेज वाला फार्मूला और वो चीज़ें, तो वो ये लोग मान ही नहीं रहे थे कि ग्रेजुएशन के बेस पे है। 2 बार उनको भगा दिया। हम बोला कि नहीं, आप जाइए और वहाँ पे HR से बात कीजिए और बताइए मेरा ऐसे ऐसे जेन्यून केस है। फिर वो जाकर के बात किए, देन आफ्टर यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे लिखवाया, और
DFCCIL के HR को मेल भी करवाया कि हाँ हाँ ये है और हमारा ये कैलकुलेशन मेथड है, फिर उनको ज्वाइनिंग मिल गई और प्रेजेंट में जो है वो वर्किंग है DFCCIL में। नौकरी अगर आपको एक बार मिल गई तो उसको लेना बहुत मुश्किल काम है, कोई निकाल नहीं सकता अनटिल अनलेस आप खुद ना चाहें तो। और आप लोग इस पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पर कि कोई आपको रोक ही नहीं सकता, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि ये प्रॉब्लम है, क्या समाधान है। अंडरटेकिंग हो गया, एफिडेविट हो गया, आपको वो टाइम भी दे देंगे कि हाँ इतने दिन के अंदर आप ज्वाइनिंग के DV और मेडिकल के बाद इतने दिन के अंदर आप मुझे सबमिट करें। इज़ इट क्लियर? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर और एक इशू है सर। हाँ बोलिए। तो सर मैंने जो बताया था 2015 की डेट, जी मैंने फॉर्म फिलअप करते समय 2015 की डेट डाला जो 8 सेम की मार्कशीट पर है। जी पर मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय डिग्री अपलोड कर दिया था जो कि 2016 की डेट में, तो उससे जी, कोई इशू नहीं हुआ ना कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने बताया ना कि आपके दोनों डॉक्यूमेंट सही हैं और सर? दोनों पे डेट अलग अलग है, तो उसमें आपकी क्या गलती है? तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे उससे बंदा सही होना चाहिए। एक ही बंदे के सारे डॉक्यूमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट हेलो। क्लियर? हाँ। हेलो। यस सर यस। अंकित बोल रहा हूँ सर। हाँ अंकित नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर मेरी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट थी सर वो 2020 में आ गई थी। जी। तो सर वो उसी फाइनल ईयर पे जो डेट था वही मैंने डाल दिया है उसमें। बट मैंने जो डिग्री निकलवाई है वो सर 3 साल बाद निकलवाई है। हम्म। और डिग्री पे जो डेट है वो 2023 है। कोई इशू तो नहीं सर है उससे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब जो चीज़ें ऑफिशियली पब्लिश्ड होती है या फिर इशू होती है तो वो उसी डेट का डाला जाता है। बैक डेट में कभी भी ये चीज़ें नहीं होती है, राइट? ठीक ठीक ठीक, हाँ जी। पासिंग डेट मार्कशीट का ही होता है, क्योंकि मार्कशीट जो आपके डेट उसमें मेंशन है ना, तो पासिंग डेट अगर पूछ रहा है तो आप मार्कशीट वाला ही डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पासिंग डेट सर्टिफिकेट जब। डेट पूछेगा, हाँ, है कि सर मार्कशीट पहले आ जाता है। यस रमन, तो मार्कशीट पहले इशू होता है, सर्टिफिकेट बाद में होता है, एक प्रोसीजर ड्यू प्रोसीजर के बाद। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं, क्योंकि ये सेशन लंबा हो जाएगा और अभी ये मीटिंग भी समाप्त होगी तो हमें दोबारा लिंक को शेयर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर ऑफ ITI डिप्लोमा डिग्री कोर्स एज पर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इशूड बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बोर्ड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जितने भी सेमेस्टर हैं आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर के मार्कशीट होने चाहिए। यहाँ एक चीज़ ये है, अगर मान लीजिए किसी में भी कोई बंदा फेल हो गया तो वो दोबारा से जो है एग्ज़ाम देता है, तो जो दोबारा जो एग्ज़ाम दिया है उसमें जो पास हुआ उसका भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। इफ़ एनी यूनिवर्सिटी हैज़ अवार्डेड ग्रेड्स CGPA, OGPA, CPI, DGPA और लेटर ग्रेड instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the institute, where no conversion formula is given by the institute university to convert formula into percentage. The candidate shall have to submit a certificate from his her institution certifying the date। तो ये हमने अभी पहले भी बात की कि जो फॉर्मूला है, अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है CGPA, OGPA और ये देती है, तो इसमें ये नहीं पता चलता है कि 70% है या नहीं है, और 70% का कैलकुलेशन किस बेस पे किया गया। जैसे मैंने आपको सचिन सुमन का एग्जाम्पल दिया था, तो उस केस में यूनिवर्सिटी के थ्रू एक सर्टिफिकेट या लेटर हेड पे ये बताना होता है कि हाँ हमारा जो कैलकुलेशन है वो ग्रेजुएशन के बेस पर दिया गया है या जिसके बेस पे दिया गया है, और देन आफ्टर इसका कैलकुलेशन किया गया है कि ये 70% के बेस पे है। बाकी मैंने जितने भी आप सभी लोगों के बच्चों के देखे हैं मार्कशीट पे, नॉर्मली पे वहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको बस उसकी एक कॉपी लेकर के जानी है। आई थिंक इससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? पॉइंट 7 तो क्लियर क्लियर सर। सभी को क्लियर है? सर मेरा एक डाउट है फॉर्मूला हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? जी सर। जैसे इंजीनियरिंग 4 साल की होती है सर, उसमें 8 सेम होते हैं, हाँ 8 सेमेस्टर होते हैं। जी। सर यूनिवर्सिटी स्टेट टू स्टेट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सर ऐसा चेंज होता है कि डिग्री का जो क्राइटेरिया होता है हम्म। सर लास्ट ईयर के 2 सेमेस्टर को काउंट करते हैं। बिल्कुल। किसी किसी यूनिवर्सिटी में सर फर्स्ट सेम टू 8 सेम काउंट करते हैं जी। डिग्री काउंट करने के लिए। हाँ पर हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी में सर 5th 6th 7th 8 ये काउंट किए करते हैं। और सर ये जो सारे 5th 6th 7th 8 के परसेंटेज जो 8 सेम की मार्कशीट है उसमें किया गया है सर। तो हमें जी शो करना पड़ेगा क्या कि हमारी यूनिवर्सिटी में 5th 6th 7th 8 या फर्स्ट टू 7 सेमेस्टर ऐसा कुछ परसेंटाइल काउंट करना पड़ता है, ऐसा शो करना पड़ेगा क्या सर? जो आपको मूल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिली होगी उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि बेस्ड ऑन दिस मार्क्स ऑब्टेन बेस्ड ऑन द दिस सेमेस्टर मार्क्स लिखा सर है। हमारी मार्कशीट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है सर।
8 सेम की मार्कशीट में सर 5th 6th 7th 8th इतने टोटल मिला है, और टोटल इन चारों सेमेस्टर में कितने मार्क्स थे और टोटल आउट ऑफ मुझे कितने मार्क्स मिले, इसके बेसिस पे परसेंटेज लिखा है, तो वो ही काउंट करेंगे ना सर। कहीं अच्छा मार्कशीट पर ऐसा लिखा नहीं है कि लास्ट 4 सेमेस्टर के ऊपर काउंट करेंगे करके। अच्छा, रुकिए मैं जमील से थोड़ा पूछता हूँ। जमील, आपको कुछ आइडिया हो तो बताइए। सर जैसे कि हमारा 8 सेम के मार्क्स मांगते हैं, ज्यादातर मेरे देखे हैं कि ऐसा तुम नहीं देखे कि फिफ्थ सिक्स सेवन एट, ज्यादातर इंस्टीट्यूट में वन सेमेस्टर 1 से 7 सेमेस्टर 8 तक काउंट होते हैं परसेंटेज। और हर इंस्टीट्यूट में सेमेस्टर 8 का जो मार्कशीट रहता है उसमें एग्रीगेट मार्क्स लिखा रहता है ओवरऑल। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। वो 8 सेमेस्टर का मार्कशीट वो मांगते हैं, वो उनसे वो ज्यादा देखते नहीं, सिर्फ देखते हैं सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, ओवरऑल कितना लिखा हुआ है आपका। 8 सेमेस्टर का मार्कशीट लास्ट में मांगेंगे, वो बोलेंगे एग्रीगेट कितना आया, तो उसमें मेंशन किया रहेगा एग्रीगेट जो भी 80 85 90% जो भी है वो मेंशन होगा। वो नहीं बोलते हैं कि आठों मिला करके है कि चार मिला करके, ऐसा कहीं नहीं मांगते हैं वो। सिर्फ ओवरऑल कितना आया, 8 आपको इंस्टीट्यूट ने कितना दिया। अगर इंस्टीट्यूट ने दिया है तो वो मानेंगे ही ना, लिखा हुआ तो है ना, इंस्टीट्यूट का ही दिया हुआ है तो उनको मानना ही है। हाँ सर, हाँ सर। तो उससे ज्यादा दिक्कत ला, नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ लास्ट हाँ वाला बस ओवरऑल बस 60% से ऊपर है, कुछ उनको नहीं दिखना है। हाँ हाँ, क्लियर हो रहा ठीक है। है, चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। सर सर्टिफिकेट पे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हाँ वो चल बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चल बनवाना जाएगा। पड़ेगा फिर से, नहीं, कॉलेज से लिखवाना पड़ेगा। कोई नहीं बनेगा वो नहीं जगह नहीं, नहीं बनाने लिखा। की जरूरत देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि जहाँ पर नहीं लिखा रहता है वहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लेना होता है। आते हैं अब पॉइंट नंबर ठीक है 8 पे। इन केस सर वेयर, सर सर हाँ सर सर मेरे इंस्टीट्यूट में फार्मूला ही नहीं लिखा हुआ है, केवल डीजीपीए का फार्मूला लिखा है कि डीजीपीए कैसे निकलता है। हाँ, तो बस हो सर गया, मेरा 8। हो गया। क्योंकि अब दोबारा लिंक आएगा। हाँ सॉरी, लिंक चला गया था। नाउ इट्स वर्किंग। बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर जाए। तू ओकरा के लेके ओजे से निकल, ओजे से लेके निकल, नहीं ये ये होगा ना आपको, अपन लोग निकल जाते हैं ना, और इस आस पर होते जान कि अपने से कर लेगी। हम ये नहीं बोले थे, यहाँ का बैठ होने के बाद हो रहा था, हुआ कि एक दिन और देख लिया जाए। हाँ, तो हम बोले कि देखना है, लेकिन तुम कौन यहाँ है भाई? ये जगह तुमको छोड़ना होगा, इसलिए तो तुम मेरा भाई क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है भाई, म्यूट कर दो। कोई बात नहीं, मैं अभी सभी को म्यूट कर दे रहा हूँ। कई बार बच्चे गलती से हो जाता है ऐसा, नॉट अ बिग इशू। हाँ वेट अ मिनट। ये जमील कैमरा ऑन कर लीजिएगा पक्का। ठीक है, चलिए तो है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी कड़ी में, राइट। तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे उसके बारे में अगर हम देखें तो जो पॉइंट नंबर 8 है उसके बारे में बात करते हैं। इन केस वेयर प्रोविजनल डिग्री मार्कशीट इज इशूड एंड नॉट द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट issued, then candidate has to submit a certificate from the
कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प, यहाँ पे साइन होना चाहिए और स्टैम्प बाय द प्रिंसिपल रजिस्ट्रार इन रिगार्ड ऑफ नॉन इश्यू ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट एंड सर्टिफाइंग दैट द पार्टिकुलर्स ऑफ द प्रोविजनल डिग्री मार्कशीट। तो ये वही केस है जो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कई बार यूनिवर्सिटी में थोड़ा लेट आता है तो प्रोविजनल ही अवेलेबल होता है, ओरिजिनल अभी तक इशू ही नहीं किया गया है। तो वैसे केसेस में आपको अपने इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें कि साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए कि हाँ जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्क्स है उसकी डिटेल्स उस पर मेंशन होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 8 क्लियर है सभी लोगों का, से यस या नो? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यस सर। ओके, पॉइंट नंबर 9 जो है वो क्या बता रहा है? पॉइंट नंबर 9 बोल रहा है कि द कैंडिडेट्स द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विद ओरिजिनल प्रोविजनल शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू। यही है जो डेट ऑफ इशू की हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। इन केस डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज आफ्टर द क्रूशियल डेट prescribed in the advertisement for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with the date or declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheet of all the semester year with the date of declaration of result on which should be submitted in case of non availability of date। यानी कि एक तो पहले बोला क्या कि डेट है और बट वो बाद वाला डेट है। अब ये कंडीशन 1 हो गई। दूसरा कंडीशन ये बता रहा है in case of non availability of the date in any of these mark sheet or certificate, then a certificate from the college university institution board or to this effect including date of declaration of result should be produced at the time of the documents। यानी कि दो चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। पहला चीज़ बताया गया है कि उस डेट ऑफ इशू के बारे में ओरिजिनल और प्रोविजनल से रिलेटेड है, और दूसरा पॉइंट बताया गया है कि अगर आपके सर्टिफिकेट पे कोई डेट है ही नहीं तो उस केस में आपको आपके इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लेटर हेड पे, और उसमें वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल होगी। तो पॉइंट नंबर 9 क्लियर है, से यस या नो? यस सर। ओके, एंड कोई डाउट नहीं है पॉइंट नंबर 9 में ना डेट ऑफ इशू को लेकर के? नहीं सर, सबके मेंशन ही क्लियर हो गया सर। चलिए सभी के मेंशन है तो दैट्स वेरी गुड। पॉइंट नंबर 10 है इन केस ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस मोड ऑफ एजुकेशन देन द कैंडिडेट सेल ऑल्सो प्रोड्यूस क्या बताया गया है प्रोड्यूस करने के लिए नीचे? सर ये बताया गया है कि सर उसका मान्यता है या नहीं है, लिखवा के अप्रूवल। Approval given to the university institute that the above degree diploma certificate are recognized for employment in central government by the relevant statutory bodies for the relevant period। यानी कि आप जिस भी डिस्टेंस लर्निंग या जहाँ से भी आप ने अपना किया है कोर्स जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, और उसमें ये भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि हाँ वह उसके जो भी स्टूडेंट या छात्र होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की जो भी नौकरी होती है उसमें वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हकदार होंगे। तो पॉइंट नंबर 10 भी क्लियर होगा? यस सर, ये मेरा सर डाउट था वही। हाँ, मैंने बोलिए। बताया था सर आपको, मैंने प्राइवेट डिग्री ली हुई है, मतलब रेगुलर डिग्री नहीं ली हुई है बीए की। हाँ, अगर आपने तो प्राइवेट उसमें डिग्री ये जी अगर आपने प्राइवेट डिग्री ली हुई है तो उस केस में आपको बस विशेष ध्यान ये रखना है कि आपने जिस संस्थान से डिग्री ली है वो मान्यता प्राप्त हो, उसमें कोई दिक्कत सर नहीं वो है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है जो सर उसने किया। हाँ बिल्कुल, तो आप अगर यूजीसी के साइट पे जाएंगे ना तो जिससे भी आपने किया है वहाँ पर वो मेंशन होगा कि किस पीरियड के लिए वो किया गया है। क्लियर? ओके जी सर। तो उसका आप अगर चाहें तो एक प्रिंट आउट ले सकते हैं यूजीसी की साइट पे जा करके। पॉइंट नंबर 11 है इफ़ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द सेम ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर और नोटरी इज टू बी सबमिटेड। आई थिंक ये आप लोगों को तो जो भी उत्तर भारतीय हैं उनमें तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं, हिंदी और इंग्लिश है। साउथ इंडिया में नॉर्मली जो है लैंग्वेज से रिलेटेड इशू आते हैं, अगर वहाँ की कोई भी है तो वहाँ पर दिया गया है गजेटेड ऑफिसर या नोटरी के थ्रू आप उसका ट्रांसक्रिप्ट वर्जन जो है ड्यूली अटेस्टेड कॉपी लगाना है। पॉइंट नंबर 11 भी क्लियर होगा। 12 की बात करें तो कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस, देखिए यहाँ पर एनओसी से रिलेटेड चीज़ें बात की जा रही है और ये आप लोगों का मेन कंसर्न है और जमील भी इसमें आपको हेल्प करेंगे। कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर
present employer in the original at the time of DV, failing which candidature of the candidate is liable to be cancelled। देखिए यहाँ पे बताया गया, एक वर्ड कैंसिल नहीं बोला गया, liable to be cancelled, यानी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा रिलेक्शन दिया गया है। अगर आप लोग नियमित कर्मचारी है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस और एक होता है रेगुलर, तो अगर आप रेगुलर कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको एनओसी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये कानूनी पहलू है। डिपार्टमेंटल रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ DFCCIL आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब आप में से आपको मालूम होगा कि कई बच्चे हैं जो DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम कर रहे थे, उन्होंने DFCCIL OPBD का रिजल्ट निकाला, तो उनको इसको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट बोला गया है कि बट सेल प्रोड्यूस द विजिलेंस एंड DAR क्लियरेंस, लेकिन जो भी बच्चे स्टूडेंट्स वर्किंग है प्रेजेंट में, उनको D&AR क्लियरेंस, ये मैंने आप लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट की क्लास में भी बताया था D&AR के बारे में, और जो विजिलेंस है उसके सर्टिफिकेट क्लियरेंस चाहिए, तो ये इजीली आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि NOC के केस में क्या किया जाए। एक पहली चीज़ ये है कि आप सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, एम आई राइट? अप्लाई आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। अब ये है कि आपको वो चीज़ें इशू मिली है या नहीं। अगर इशू मिली है और यह गया कि नॉट इशू, अभी तक आपको नहीं मिला है, तो इन केसेस में क्या किया जाए, यही मेन कंसर्न है। तो देखिए, अगर आपने अप्लाई किया था NOC, तो आपको इसका जो भी रिटर्न, यानी आपने जो इसके लिए रिगार्डिंग अप्लीकेशन क्या की होगी, दी होगी, अप्लीकेशन क्या किया होगा, आपने दिया होगा, तो उस एप्लीकेशन का ओरिजिनल कॉपी तो आपने सबमिट कर दिया, फोटो कॉपी सेल्फ टेस्ट करके वो लेकर के जाइएगा कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, मुझे अभी तक इशू नहीं हुआ है, वो अंडर प्रोसीजर है, ज्वाइनिंग से पहले मैं दे दूंगा। इशू हो गया है तो कोई बात ही नहीं, वो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। नॉट इशू के केस में अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, रमन हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी DFCCIL का एग्ज़ाम के दौरान ही उनकी नौकरी भी लगी और प्रेजेंट में वो वर्किंग भी हैं, और अभी वो एक तरह से समझ लीजिए कि जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें ही चल रहे, तो वहाँ उनको मिलने में दिक्कत हो रही है। तो आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप ऑलरेडी आप अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट नौकरी में हैं, अगेन आप फिर जा रहे हैं गवर्नमेंट नौकरी में ही, तो ये आपका लीगल राइट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका लीगल राइट है, कोई भी इससे मना नहीं कर सकता अगर आपने प्रोसीजर को फॉलो किया है। तो अगर आपने जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको मिलेगा देर सवेर जो भी है। आप अपने इस एप्लीकेशन की कॉपी को लेकर जाइएगा और HR में आप जा कर के बात कीजिए कि सर मेरी नौकरी है और मुझे वहाँ पर ये सबमिट करना है, साथ में आप अपना रिजल्ट और ये जो कॉपी है वो ले जा कर के दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए, वो आपको देंगे बहुत ही, लेकिन एक मैनर्ड वे में। परेशान करने वाले तो कहीं भी परेशान करेंगे, अगर आपको उनको आपकी बात कुछ बेरुखी से आपने बात की तो वो परेशान करेंगे, देंगे तो लास्ट में, लेकिन परेशान करेंगे, तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात करनी है और चीज़ें लेनी है। जमील, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? यस जमील। हाँ जमील। वो क्योंकि सही बात है, वो लीगल राइट है, आप जहाँ चाहे वहाँ नौकरी, बट एक प्रोसीजर से, ये नहीं कि ऐसे ही लेके चले गए, वहां बताए नहीं, वो पहले से जॉब वहां कर रहे थे, तो ऐसा चीज नहीं, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, मिले या ना मिले वो देंगे ही, देर करेंगे ही देंगे। बिल्कुल। तो रमन, आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया? विनय, रमन। सर सर मैं रमन बोल रहा हूँ सर, हाँ मुझे एक डाउट था, इसमें थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए। जी जैसे अभी तो बोल रहे हैं कि मैं अभी इशू करूंगा ही नहीं, क्योंकि आप तो अभी मतलब लगभग अप्रोक्स 2 मंथ हुए हैं, अभी जी तो आपका सारे लोग का डॉक्यूमेंटेशन का ही काम चल रहा है, आपका कोई सर्विस फाइल बना नहीं है, जी जी। तो मैं NOC अभी इशू कैसे कर सकता हूँ? हम्म, तो उस समय मेरे पास कोई मतलब रूल भी नहीं था, CSS रूल होता है, सेंट्रल सर्विस रूल, जी जी। तो वो मैंने पूरा सर्च करके देखा, तो उसका भी मुझे मिल गया है रूल्स, और ICAR का भी रूल्स मिला है, और एक ऑटोनोमस बॉडी है उसमें ये मेंशन है कि न्यूली ज्वाइन करता है अगर ऑर्गेनाइजेशन, जी तो उसको विद इन 1 मंथ उनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप ये सब एग्जाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट वेटिंग में है या इसमें होने वाला है, जी। तो आपको NOC मिल जाएगी। और वो स्पोर्ट्स वाला था, यूथ स्पोर्ट्स वाला, मिनिस्ट्री के अंदर ऑटोनोमस बॉडी था, तो ये जी भी ICAR भी ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल। तो वैसे देखा जाए तो इनको भी देना चाहिए। और मैं कल डायरेक्टर सर से भी मिलूंगा और बाकी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा मिल जाए।
तो वो हाँ ज्यादा सही है, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर दिक्कत होगी। बस इसमें मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि अगर मान के चलिए वो नहीं भी देते हैं ना, तो उनसे बोलिएगा कि आप मुझे लिख करके दे दीजिए लेटर हेड पर कि आप किस वजह से नहीं दे रहे हैं, राइट। ताकि आपके पास लीगल वे में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि है ना वो क्यों नहीं दे रहे। बट मेरा मानना है कि वो आपको लिख करके दे देंगे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड एनीथिंग, जो भी चीज़ें होंगी। क्लियर। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा हाँ जमीन सर से। जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अभी एनपीएस का अकाउंट बना नहीं है और बाकी सैलरी वैलरी भी अभी हम लोग को मिली नहीं है। हाँ तो मैंने एनपीएस के लिए भी ओपनिंग का भी बोला नहीं, मुझे पता था कि हो सकता है ये एनओसी के लिए दिक्कत करे। जी जी तो बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि डायरेक्ट जाके वहाँ ज्वाइन कर लो, जब वहाँ ज्वाइनिंग लेटर आएगी, मतलब जो भी करवाओ, जब ज्वाइनिंग आएगी तो वहाँ रेजिग्नेशन और लीविंग लेटर के साथ ज्वाइन कर लेना। जी जी। तो ऐसा हो सकता है क्या? दोबारा से अपनी बात बोलिएगा, मैं समझ नहीं पाया। जैसे सर हाँ मतलब सर, थोड़ा नॉर्मल जैसे। नेटवर्क इशू था, कट हाँ गया था। हाँ कोई बात नहीं, जमील आ जाइए वापस। हाँ जमील सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एनओसी यहाँ से नहीं मिल पाता है हमें, तो मैं डीवी में अगर ये ऐसे भी तो एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल किया था उसमें तो मेंशन था नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब तो मैंने इधर 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया है, 2 महीने पहले। तो उसमें वहां पे अगर मैं नहीं बताता हूँ कि मैं जॉब में हूँ तो नॉर्मली वो फ्रेश रिक्रूटमेंट की तरह मुझे ट्रीट करेंगे। और जब मेरी ज्वाइनिंग आती है, अगर मैं उस टाइम रेजिग्नेशन और रिलीविंग लेटर के साथ ज्वाइन करता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है? देखिए, आप फॉर्म भरे थे, आप मेंशन नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन आप एनपीएस अकाउंट अभी बनाए हैं? नहीं आप जो बनाए हैं इससे अभी तो। नहीं नहीं, देखिए, अभी प्रोसेस नहीं। तो ऐसा नहीं है, फॉलो करें, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो यहाँ कुछ इसलिए मैंने होगा एनपीएस नहीं नहीं आप। ओपन नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है ये लोग दिक्कत करें, मतलब पीएफ ये एनओसी को लेके। पीएफ अकाउंट बन गया होगा, पीएफ अकाउंट बन गया होगा। नहीं अभी कुछ नहीं बना, अभी सैलरी भी नहीं आई है। अच्छा, पीएफ अकाउंट तो भी नहीं बना है। नहीं, वो वेंडर का जनरेट करने के लिए भी दिया गया था वो बस सैलरी का, लेकिन एनपीएस वाला अभी काम नहीं हुआ है। एक एफएमएस आईडी बनता है यहाँ पे, तो उसी के थ्रू सैलरी अच्छा, जनरेट होता है। हाँ, तो ये ऑटोनोमस बॉडी तो है पी, इसमें पी, मतलब। जी। नहीं तो पीएफ कटता होगा ना, वो पीएफ अकाउंट तो जनरेट अभी किया होगा ना सैलरी ही नहीं आपका, आई है सैलरी इनकी, तभी आएगी। अभी सैलरी ही नहीं आई ना एक भी। हेलो। अभी तो सैलरी पीएफ नहीं अकाउंट आई है। क्रिएट किए हैं? पीएफ अकाउंट अभी बनाए हैं? हेलो। अभी अप्लाई किए हैं मैंने, वेंडर वाला एक फॉर्म था वो अप्लाई किए थे। अगर कुछ भी बनता तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा ना सर कि मेरा पीएफ बिल्कुल अकाउंट ओपन हुआ है या कुछ हाँ, भी। तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बन भी जाए पीएफ तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आए, क्योंकि पीएफ बहुत हर ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एनपीएस जो होता है, यूएन नंबर, वो सेम होता है। तो अगर आप एनपीएस बना लिए तो फिर आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा। अगर नहीं बनाए हैं तो दिक्कत नहीं होगा। हम एनपीएस का नहीं बना, मुझे पता था ये दिक्कत कर सकते हैं। मैं सोचा कि एक हाँ तो महीने में आप कितना मेरा इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसलिए मैंने नहीं हाँ तो बनवाया। आप नहीं भी बताइएगा तब भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप मैं इसे ले ट्राई लें। करूंगा। हाँ मैं ट्राई करूंगा फुल की मुझे मिल जाए, मैं लेकिन पूरा उसका। हाँ आप लेकर जाएं प्रोसेस को, कहा है कि आगे दिक्कत ना हो, बस ये चीज। अगर आप सारे चीज को फॉलो किए हैं, प्रोसीजर को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के भी। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ मैं भी कह रहा था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और मुझे और लगता है सर कि हो मैंने जाएगा। हाँ मैंने रावत सर से भी बात किया था, जी। वो एचआर में है हाँ हाँ। डीएफसीसीएल के। जी जी। तो वो सर भी बोल रहे थे कि अगर आपका एनपीएस वाला नहीं बना है तो आप बताओ ही मत कि हम मतलब जॉब में हैं। तो हाँ मेरे ये सामने भी। भी हुआ था, एचआर ही डायरेक्ट बोला था। एक लड़का था, तो वो जॉब करता था, तो उसका एनपीएस नहीं बना था। तो एचआर बोला, तुम बताए हो ना, हम जानते हैं, सामने सब कोई बैठा हुआ है, एचआर डीडी हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो बोल रहे तुम ना बोले हमको ना हम सुने, बस सीधे कागज दिखाओ और घर जाओ। हाँ, ये प्रैक्टिकल हाँ तरीका हो गया कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो कई बार इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इससे बेहतर चीज़ यही है कि हम वो ना करें। बट आपको प्रोसीजर कीजिए, मुझे बिलीव है कि मिल जाएगा, आप या आप जैसे जो भी स्टूडेंट होंगे वो हाँ, मिल यस जाएगा। सर, मैंने पूरा पूरा यस आईसीआर सर। का और डीओपीटी का पूरा रूल सर्च करके उसको मैं अच्छे से अटैच करके कल दूंगा। जी जी उसको बिल्कुल। भी हाँ बताएंगे देखिए, तो वो दिमाग खराब अगर करते हैं। प्राइवेट में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल आपको आगे चल के भी दिक्कत नहीं होता।
लेकिन आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो आगे कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इससे अच्छा है कि आप अभी सब सारे चीज को प्रोसेस फॉलो कर ले। प्राइवेट में रहते तो जरा से भी दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि आप रिकॉर्ड मेंटेन जरूर कीजिए कि आप कब ने आपने कब और क्या पत्राचार्य किया, ये आपके पास रहेगा जी तो जी, इन फ्यूचर वो भी आपकी मैं बहुत सबका कॉपी भी रखता हूँ सर, और मैंने उसको प्रॉपरली मतलब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मैंने इंटीमेट भी किया था अटेस्टेशन फॉर्म में, जब ज्वाइनिंग होती है जी जी तो अटेस्टेशन फॉर्म फिल किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, तो बिल्कुल उसमें ये उसने मेंशन करवाया था कि आप कौन से एग्जाम दे चुके हो और कौन से देने वाले हो, किसका रिजल्ट आ चुका है। तो बिल्कुल उस बिल्कुल टाइम जब फिल करवा देती, ये बात गोल गोल घुमा रहे हैं, बस देना नहीं चाहते हैं, कोई ऑथेंटिक ये बता नहीं रहे हैं किस रूल के बेस पे ये मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैंने उसी के चक्कर में 2 दिन सैटरडे मेरा ऑफ रहता है और संडे ऑफ रहता है, तो मैं पूरा अच्छे से सर्च करके सारा कलेक्ट किया हूँ रूल रेगुलेशन, और उनको कल पुट अप करूंगा। हाँ बिल्कुल। देखिए जब आप तो डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे ना तो बड़े से बड़े अधिकारी भी उस पर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जी सर। तो वो चीज़ें जी चलिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। सर इसमें मेरे को एक चीज और हाँ पूछना था। जी, नाम के साथ अ, पूछिए। सर मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं हाँ जमील सर से ये पूछना चाहता हूँ हाँ कि सर यही वाले जॉब में मैं भी हूँ, तो मैंने ना एनपीएस के लिए मेरे यहाँ मतलब उन्होंने मैं बोला कि मेरा दूसरे जगह होने वाला है, हम्म, तो मेरे को एनपीएस अकाउंट नहीं खुलवाना है, तो उन्होंने बोला कितना टाइम लगेगा, तो मैंने बोला भी 1.5 या 2 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग होगी। तो बोला कि हम तो इतना देर के लिए वेट नहीं कर सकते, आपको मतलब यहाँ प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो फिर मैंने सर भर के दे दिया है, तो क्या मैं अभी जो एनपीएस अकाउंट है उसको रोक दूं सर? नहीं रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रोसीजर फॉलो किया है तो आप भी जैसे हाँ रमन हाँ। के साथ, आप हैं, रमन है, और भी 2-3 स्टूडेंट हैं जो एक साथ ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, तो राजन भी, हम भी हैं सर, हम हाँ लोग भी राजन है, तो जितने भी लोग हैं ना, आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन एक साथ जाकर के, और एक साथ जाकर के मिलिए डायरेक्टर से या जिनसे भी मिलना है एप्लीकेशन देकर, और बहुत ही पोलाइट वे में जाकर के मिलिए। हो सके तो मिठाई का डब्बा लेके जाइए। अच्छा सर। जी ठीक है पुष्पेंद्र। तो सर 1 मिनट सर, ये मतलब क्या वहाँ पे जैसे डीएफसी में ये बताना जरूरी है कि मतलब हम जॉब करते हैं, या मतलब जैसे जो अभी वो बता रहे थे रमन की देखिए जैसे बिना बताए? मेन चीज़ क्या होता है आपको भी एनओसी नहीं मिला है क्या? एनओसी हमको मतलब यहाँ पे ये है ना कि आप जब तक रिजाइन नहीं देंगे एनओसी नहीं मिलता है, जब आप नहीं रिजाइन नहीं, देंगे तभी वो एनओसी मिलेगा। थोड़ी ना हुआ फिर, तो फिर मेरा वाला ऐसा बात नहीं हम है, आपको भी नो बोल रहे हैं। ऑब्जेक्शन, ऐसा नहीं देखिए होता कि आप रिजाइन दीजिएगा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप कभी भी मांग सकते हैं। एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ होता है कि आप साल भर में 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन तो वो सर देंगे ही, ऐसा कहीं नहीं है। एक सर मेरा मैंने फ्रेंड मतलब। डीओपीटी का रूल पढ़ा हूँ, मैं आज कल वही कर रहा था, तो उसमें दिया हुआ है कि आप एसएससी और यूपीएससी छोड़ के अदर एग्जाम्स देते हो तो 4 एग्जाम्स के लिए आपको परमिट किया जाता है, उसके लिए एनओसी ग्रांट करती है जिस डिपार्टमेंट में आपको। इसके अलावा अगर आप न्यू ज्वाइन किए हो तो उसका कोई मुझे ऑथेंटिक डीओपीटी में नहीं मिला, लेकिन एक ऑटोनोमस बॉडी ही है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर में, तो वो अपनी मतलब नोटिफिकेशन में सर्कुलर में दिया था कि अगर कोई न्यू ज्वाइन करता है और उसका अंडर मतलब प्रोसेस है कोई सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसको भी इशू किया जाएगा, बशर्ते वो ज्वाइनिंग की 1 मंथ के अंदर में वो पहले इंटीमेट कर देते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में मतलब इस डिपार्टमेंट का एग्जाम दे चुका हूँ और मेरा रिजल्ट वेटिंग है, तो इनको एनओसी दिया जाएगा। तो देने का तो प्रोसीजर है सर, क्या है कि ये सब फॉर्मल तरीके से हो रहा है, छुपाने वाली बात तो हाँ है नहीं कि मैं बिल्कुल। छुपा और दिया क्या हूँ। चीज़ है ना, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आपका एक आधार नंबर से सारी डिटेल आ जाएगी, सारी की सारी जी हिस्ट्री सर। आ जाएगी, आपने कब क्या किया है। तो कोई चीज़ हाइड मत कीजिए अपने एंड से, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है पुष्पेंद्र। जी सर ठीक जी। है चलिए, पॉइंट नंबर 13 है वो देखते हैं। फॉर एक्स सर्विसमैन discharge certificate NOC from the competent authority indicating the number of years of service in defense. If discharged from army navy air force for this purpose please refer the detailed advertisement। तो ये एक्स सर्विसमैन जैसे हमारे यहाँ भी राजेश जी हैं तो उनके लिए है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है या एनओसी लेकर के जाना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि आपने कितने साल की सेवा की है। दूसरा है सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर डी फॉर डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे आप। अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर ई फॉर डिटेल एडवर्टीजमेंट और डी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक्स सर्विसमैन के लिए उनको बेटर पता होगी। पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म issued by competent authority in respect of person with benchmark disability category
फॉर दिस पर्पस प्लीज सी द डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो जो एडवर्टीजमेंट आप लोगों का निकला था उसमें जो PWD के अंतर्गत जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सारी डिटेल्स चाहिए। 15 नंबर पॉइंट है द कंप्लीट। सर हेलो। हाँ बताइए। सर पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है हाँ हाँ जैसे जो सर्टिफिकेट हमने बनवाया है हॉस्पिटल से जो बना हुआ है जी सर्टिफिकेट जी जी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट से वो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं मतलब कि वो अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट बिल्कुल। पे उसी पर हाँ फॉर्मेट में ठीक है। यस। तो वही मैंने अपलोड भी किया है हाँ फॉर्म भरते समय। जी। तो कहने का मतलब है कि जो अभी देना है तो ये हम्म जो एडवर्टाइजमेंट के समय पे जो दिया हुआ है डीएफसी का फॉर्मेट हम्म। सारा तो उसी पेपर पे बनवा के ले जाना है या वही वाला जो मैंने बनवाया है वो वाला लेकर जाना है। नहीं देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है तो वो कौन कॉम्पिटेंट होती अथॉरिटी तो सिविल सर्जन ही होते हैं सिविल सर्जन होते हैं तो। मतलब कि। हाँ तो उनके पास होता है, खास करके मैं आपको बताऊँ बाकी लोगों को थोड़ा बहुत तंग भी कर दे लेकिन PWBD कैटेगरी में कोई तंग वंग नहीं किया जाता, आपके साथ हम्म, एम्पैथेटिक या एम्पैथेटिकली ट्रीट किया जाता है कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि परेशानी होगी। ये हम्म। चीज़ें हैं, आपका डॉक्यूमेंट सही है, सर्टिफिकेट नंबर सही है, प्रॉपर साइंड है, हाँ अटेस्टेड है। प्रॉपर उसमें जैसे कि दिया हुआ है ना जो हम्म, यहाँ पे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीजें दी गई हैं जी। फॉर्मेट के अंदर में हम्म, तो वो सारी चीजें वहां पे भी जैसे कि इनरोलमेंट नंबर वगैरह सारा सारी कुछ मेंशन डिटेल्स हैं, किया हुआ है। सारी हाँ डिटेल्स हैं। सारा कुछ डिटेल्स है। जैसे कि अब इसमें है कि यहाँ पे कॉलम सारा बना दिया गया है कि आप कैसा डिसेबिलिटी है लोकोमोटर है या क्या है। जी जी। फिर उसमें इस तरीके से दिया हुआ है हम्म। तो सारा कुछ ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। जी। तो ये चीज फिर से तो नहीं करवाना पड़ेगा ना ये मेरा तो उसी सर्टिफिकेट पे तो हो जाएगा काम। उसी पे हो जाना चाहिए, बट एक चीज़ मैं बस यही बताऊं कि अगर आप DFCCIL के फॉर्मेट पे भी अगर करवा सके तो करवा लीजिए, अच्छा उस पे भी ताकि अगर हाँ ताकि कोई इफ एंड बट ना लगे और अंडरटेकिंग ना देना पड़े। हम्म, तो अभी समय है अच्छा आप लोगों के पास पर्याप्त, तो आप करवा सकते हैं, तो जी करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, नहीं है तो कोई अच्छा बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं ओके। पॉइंट नंबर 15, द कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड इशूड फॉर DV। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग के पास आ गया है क्या एडमिट कार्ड, अभी तक आया है नहीं या नहीं? अभी तो आया नहीं है अभी तो नहीं आया। अभी खैर अभी टाइम भी है, तो जब भी आएगा तो उसका प्रिंट आउट आप लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट है द कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड इशूड टू द कंप्लीटेड फॉर द CBT एंड सब्सिक्वेंट एग्जाम ऑफ CBAT। तो आपका तो CBT 1 भी हुआ था, 2 भी हुआ था, और CBAT है। आप सभी लोगों के ईमेल आईडी पे, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर वो कहाँ से मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ईमेल आईडी पे वो चीज़ें होंगी। आप उस डेट में जाइए, वहाँ से लेकर के उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 17, 5 कलर पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ। यानी कि आपका जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो भी कलर में, वो 5 पीस आपको लेकर के जाने हैं, इसका ध्यान रखेंगे। मेरा मानना है 5 की जगह आप 10 15 20 करवा लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारे अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे, आप में से कई लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होंगे, वो खुलवाने होंगे, तो वहाँ ज़रूरत होगी। आधार कार्ड आप सभी लोगों के पास होगा, वो आप उसकी ओरिजिनल लेकर के जाइएगा, फोटो कॉपी भी लेकर जाइएगा। 19 नंबर पे है पैन नंबर, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद ई पैन कार्ड का नंबर आपको अलाउट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा। इफ़ नॉट अलॉटेड अटैच फोटो कॉपी ऑफ अप्लाइड फॉर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। आजकल ई पैन कार्ड ईजिली हो जाते हैं ऑनलाइन, आप उसके थ्रू ले सकते हैं इमीडिएट। 20 है एनी अदर सर्टिफिकेट एज स्पेसिफाइड, हेलो अगर कुछ जरूरत हो तो। हाँ कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो सर, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। हाँ अभिषेक बोलिए। अभिषेक बोल रहा हूँ सर। हेलो हाँ अभिषेक सुन सर, रहे ये हैं पूछना आपको। चाह रहा हूँ सर, क्या अकाउंट डिटेल मतलब कि, हाँ अकाउंट डिटेल क्या सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में ले जाना है? नहीं, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स नहीं ले जाना है, लेकिन चूंकि आपका DV हो जाएगा तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट जमील? अच्छा अच्छा। हेलो सर। जमील जमील भाई क्या बोल रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस और इनकम का भी जरूरत पड़ेगा? नहीं नहीं वो सब जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका NCL हो, ओबीसी सर्टिफिकेट? मतलब OBC हो, SC हो, ST हो, EWS, तो सिर्फ वही जरूरत है। वो सब अच्छा, जरूरत नहीं कास्ट है, और वो सब रेसिडेंस और स्टेट में इनकम की मांगता है। जरूरत नहीं है? अच्छा अच्छा, नहीं थैंक यू रख थैंक यू। लीजिएगा, मतलब रखे रहिएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। हाँ एक हाँ चीज क्योंकि में। ये तीनों बेस पे तो ऊपर बनता है, जैसे मैं जो डाला था ना तो उसका जो प्रीवियस 3 डॉक्यूमेंट लगता है तो वो मेरे पास नहीं है, हाँ नया हाँ। वाला तीनों है लेकिन पुराना वाला नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया पुराना भी निकल जाएगा। आप सिर्फ वो जो
आपका नया एनसीएल है ना, जो पुराना एनसीएल है ना, ऊपर देखिएगा एप्लीकेशन नंबर वो लिखा रहता है, वो डालिएगा साइट पे, अपना नाम डालिए, निकल जाएगा। सारा अच्छा डिटेल अच्छा रहता है, आप ठीक। कब निकाले, कब एनसीएल लिए, पूरा डाटा पिछले 10 साल 15 साल जब निकाले सब निकल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है, एक दो थैंक यू। सर क्वेश्चन और थे मेरे। हाँ हेलो बोलिए अभिषेक। सर, ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जैसे एक होता है ना कि चूज करने के लिए आता है कि आप कौन सा स्टेशन चूज करना चाहते हैं, 3 ऑप्शन हाँ मांगता है ना। प्रायोरिटी होता है। तो हाँ, प्रायोरिटी, तो वो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होता है कि बाद में होता है वो वो प्रोसेस? जमील बेटर बताएंगे। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही मांगते हैं। अच्छा तो लेकिन उसमें सर क्या, ये हमको नहीं पता है ना कि अच्छा उसमें ये जमील हमको आप नहीं थोड़ा पता है कि सा वो कौन। बता दीजिए कि है ना क्या उनके लिए बेहतर हो, कई बार बच्चे जो हैं वो प्रेफरेंस गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ सर, पता नहीं रहता ना कौन सी सीट क्या खाली है क्या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, वो चीज मैं डिटेल में बता दूंगा आपको, एक मैसेज कर दूंगा कि कहाँ कहाँ सीट क्या है ना, कि बहुत सारा जंक्शन स्टेशन है, वहाँ काम ज्यादा रहता है। सभी लोग चाहते हैं कि क्रॉसिंग में बैठे हैं ताकि काम कम रहे, बस सिग्नल थ्रू करें, गाड़ी निकलती रहे। और सर तो ये भी बता दीजिएगा कौन सा बेहतर ये रहेगा, मतलब उसके कि अकॉर्डिंग वो अदर प्रेफरेंस प्रायोरिटी दे। से। देखिए, अगर सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग में तो जंक्शन जाइए, काम रहेगा, चीजें सीख लेंगे आप बहुत जल्दी। क्रॉसिंग वाले वो अगर जंक्शन वो पे वो आप, वो डी वो डीवी के टाइम ही होगा कि ज्वाइनिंग के टाइम होगा? डीवी के टाइम ही वो मांगते हैं, क्या कहते हैं, 3 प्रेफरेंस। अच्छा अच्छा। जमील भाई और वेटिंग का ये और बताना। ये और ये मेल ज्वाइनिंग मेल में भी, ज्वाइनिंग और आपका तो मेल कहाँ पर में, सर? ये मेल में भी कुछ खास आएगा क्या, कि मतलब कुछ अलग से सर्टिफिकेट बनवाना होगा? नहीं, वो ज्वाइनिंग के समय कुछ कुछ और भेजते हैं, डीवी हो जाएगा ना, हाँ हाँ। तो वो कुछ और भेजेंगे, वो सब चीजें भर के आपको ले जाना होगा। अच्छा अच्छा, अभी तो जमील इतना ही सर, मुझे डॉक्यूमेंट ना होगा एक जो डाउट 20 था, जो पॉइंट है। ये सुनने में आया है कि जैसे एनओसी के लिए कोई अंडरटेकिंग फिल करता है तो जब तक वो एनओसी देते नहीं है तब तक उसका ज्वाइनिंग इशू नहीं करते हैं, या ज्वाइनिंग इशू कर सबका एक साथ करते हैं? नहीं नहीं, होता क्या है कि वो अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि हाँ 10 दिन में चाहिए, हाँ ज्वाइनिंग नहीं इशू किए थे। एक दो लड़के थे जो बोले थे कि 10 दिन में दे देंगे, लेकिन उनका रैंक आगे था, उसके अकॉर्डिंग उनको पहले वाले बैच में ट्रेनिंग लेना था, लेकिन वो जमा नहीं किए थे तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दिए। उनका नेक्स्ट बैच, सेकेंड बैच में उसका ज्वाइनिंग लेटर आया, तो वो तो सेकेंड सर बैच ये के पूछ रहे साथ हैं कि ट्रेनिंग मतलब करने गए। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, बस ज्वाइनिंग नहीं देंगे, यही ना? ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो जो उसमें सब कुछ लिखा रहेगा ना, कितने तारीख को ज्वाइन करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, सारा डिटेल मेंशन रहता है। ज्वाइनिंग ही नहीं दी हाँ हाँ, जाएगी, वो ज्वाइनिंग भी मैं नहीं बस होगी। ये ज्वाइनिंग पूछ नहीं रहा दी था जाएगी। कि सर मैं बस ये पूछ रहा था कि जैसे ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है, बस आप अगर आप नहीं दिए हैं तो आपका ज्वाइन वहां नहीं करवाएगा? नहीं ज्वाइनिंग नहीं लेटर ही नहीं कराएगा, आपसे मिलेगा। बार बार फोन करेगा, वो पर्सनली फोन करेंगे आपको कि आप अभी तक ये कागज अभी तक नहीं, डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, कि बहुत 1 दिन में 2 दिन में जल्दी आप मेल करें इस आईडी पे, तब वो आप मेल कीजिएगा, तब वो फिर 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, अच्छा, लेकिन आपको एनओसी पर्सनली की फोन जगह पे, करेंगे अभी। जी जी सर, एनओसी की जगह पे अगर सर हम रेजिग्नेशन और रिलीविंग लेटर दें तो वो हाँ चलेगा? वो चल जाएगा, ये वो चल जाएगा। जैसे हम डिक्लेरेशन में लिखे हैं कि हम एनओसी दे देंगे और एनओसी मुझे नहीं मिलता है, हम वहाँ रेजिग्नेशन और रिलीविंग लेटर लेके देते हैं, तो वो एक्सेप्ट करेंगे? तो वो चल जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चल जाना चाहिए, हाँ, इसमें क्योंकि आप एक समय पे 2 जगह जॉब नहीं कर सकते, बस ये चीज मेंशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ऐसा नहीं ना बोलेंगे कि तुम डीवी के लिए, अरे ये एनओसी के लिए बोले हो, तुम एनओसी ही दो, तो तुम रिजिग्नेशन। सिंपल ये बोल सकते हैं तो ना कि हमें एनओसी नहीं मिला, हमने सारी चीज़ें की, तो हम लास्ट में हमें ये ऑप्शन था कि हमने रिजाइन कर दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कि जैसे जिस दिन मेरा मेडिकल होता है या किसी भी कैंडिडेट का मेडिकल होता है तो मैं मेडिकली फिट हूँ, ये मुझे कंफर्म पता चल जाएगा उस दिन? नॉर्मली अच्छा जमील बता मेडिकल के, देंगे, हाँ जमील बताते हैं। हाँ हाँ, देखिए आपको लगभग 90% पता चल जाएगा। 90 कुछ नहीं, देखिए, जैसे आपको फिट कोई है भी, अनफिट है, ये वो उस दिन पता हाँ चल जाए? लगभग आपको आइडिया लग जाएगा, लगभग आपको आइडिया लग जाएगा। सारी चीजें डिटेल आपको दिखाई नहीं जाती, लेकिन आप इधर उधर से करके, स्टूडेंट कोई और जा रहा है, जैसे कि होता क्या है, आई टेस्ट होता है, तो चीजें वो हम्म छुपा करके लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम्म क्या होता है कि पता नहीं चल पाता, वो जो स्टूडेंट का हो रहा है उससे नहीं पता चलता, तो आगे क्या होता है, कोई दूसरा स्टूडेंट जाता है तो वो बोलता है मेरा भी देख लेना, तो उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ हम भी पास है, हम भी पास है, इस तरह से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं।
हाँ वो चीजें फिजिकली वो दिखाते नहीं है कि हाँ आप पास है, या डायरेक्ट वो तो बता उसका नहीं देंगे उसी समय। उसका रिजल्ट कब आता है? वो ज्वाइनिंग आ गया तो समझो हाँ, बात आपको खत्म। ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहेगा आप मेडिकली फिट हुए, सारे डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया, इसलिए आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, उसमें दोनों चीज मेंशन रहेगा ज्वाइनिंग लेटर में ही। हाँ मेडिकल पे ना हम लोग फ्रेश बात करेंगे जिसमें कि काम की चीज़ें हो जाए, क्योंकि ये मीटिंग भी 5 मिनट में बंद हो जाएगी। तो बस मेरा ये प्रश्न है कि दूसरा लिंक मैं दोबारा शेयर करूँगा। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप लोगों को डीवी से रिलेटेड और कोई डाउट मन में है, जितने भी बच्चे अभी प्रेजेंट लाइव सर हैं? डीबी में सर वही स्टेशन प्रायोरिटी जो सर बोल रहे हैं कि उसी टाइम सुना जाता है, उसका सर थोड़ा डिटेल बताइए, वो कैसे ना पता रहेगा कि वो कौन हम से मैसेज में बता देंगे। वो हम बता देंगे आपको मैसेज कर देंगे, थोड़ा हम भी डिटेल ले लेंगे आपको। देखिए क्या है ना, अब मेरे स्टेशन है लेकिन काम रहता है, लेकिन आपको वैकेंसी है, तो चीजें क्या है कि आपको उसी हिसाब से डालना है जहाँ वैकेंसी भी हो, ताकि तुरंत मिल जाए। अब क्या है जी कि अब सारे स्टूडेंट एक ही जगह डाल देंगे। अब वैकेंट सीट है 2, स्टूडेंट अप्लाई कर देंगे 40, पता चल रहा है तो क्रॉसिंग स्टेशन है, सबसे पूछ करके एक ही जगह डालेंगे, सबको दे नहीं ना सकता है। ये बिल्कुल सब बिल्कुल। चीजें होती हैं, तो ये चीज हम भी देख करके हमको भी थोड़ा पता करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। WDFC के बारे में हमको पता नहीं है, DDFC के बारे में पता है, तो ये सब चीजें हेलो हम आपको देख के बता देंगे, सर को हम बता जी देंगे। सर। हेलो हाँ बोलिए, सर नाम के साथ बोलिए। सर अंकित बोल रहा हूँ मैं। हाँ अंकित बोलिए। कार्ड है सर, सर उन्हें मैं ये अपडेट करना पूछ पड़ेगा रहा हूँ सर कि अभी। सर जैसे मान लीजिए नेम में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, सरनेम में एक दो लेटर की, तो उसका क्या होगा हाँ फिर? अंकित देखिए, एक चीज़ बताऊँ, मैंने पहले भी बताया है कि अगर नेम में कोई इशू है तो 10th जो है वो आपका बेस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस होंगे। 10th में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे चेंजेस होंगे। नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, टाइटल में मिस्टेक है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, और ये मेंशन होना चाहिए कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जी ठीक ठीक है, ठीक है। ओके। हेलो और कौन पूछ रहे थे? सर, जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है सर, उन्हें अपडेट करना पड़ेगा क्या सर? क्योंकि नहीं, पैन और आधार कार्ड पर सर फोटोज पुरानी है सर, शायद 10th या 12th की फोटो होगी। उनको केवल आपके उससे फोटो फर्क से नहीं मतलब पड़ता। नहीं है, नंबर से मतलब है। ओके ओके सर। ओके, बाकी तो वो सब चीज़ें तो आप कभी भी करा सकते हैं। सर फिर वो लोग क्या टाइम देते हैं क्या कि इतने दिन के अंदर सही करा के दीजिए, या फिर क्या है? देखिए, अगर कोई भी मिस्टेक है तो आपको मालूम है पहले से, तो आप पहले से एफिडेविट करवाइए या उसके लिए आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। बट अगर एट ए टाइम आपको पता चलता है तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेंगे कि हाँ इतने दिनों के अंदर मैं प्रोड्यूस कर दूंगा या कर दूंगी। एफिडेविट को? यस, सर इसमें 12th का मार्कशीट तो मेंशन ही नहीं है सर। देखिए मार्कशीट मेंशन नहीं है, लेकिन बिना 12 के तो आप आगे जाएंगे नहीं ना। 10th का इसीलिए मांगा बिल्कुल। गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो। 12 तो बाय डिफ़ॉल्ट है। सर मेडिकल यस। रिकॉर्डिंग। मेडिकल के लिए लिंक पे शेयर करूँगा, अभी सर तो हो जाएगा जी। सर बाई चांस मेडिकल में कुछ फॉल्ट आ गया है सर तो क्या उसको रीचांस देंगे? मेडिकल के लिए मैं अभी सेपरेट एक मीटिंग आईडी भेजूंगा, ये ख़त्म हो रहा है। एक्चुअली मैंने जूम का अच्छा सब्सक्रिप्शन सर, लिया था, वो बंद करा दिया था, अभी क्लासेस नहीं थी, अब दोबारा ठीक से सर लेना ठीक। होगा। तो इसलिए हेलो थोड़ा ठीक सर। सर। ये 40 मिनट्स का ही टाइम है हमारे पास जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जैसे 10th और 12th के बीच में 1 साल का गैप है, तो उसके लिए कोई भी कुछ इशू नहीं करना है, कोई इशू नहीं है। सर एफिडेविट कौन से पर 100 रुपये के कूपन पर बनाना है कि सर पेन? एफिडेविट तो आपका अगर कोई नेम मिस्टेक है या कुछ ऐसा चीज़ है तो फिर उसके मेरे लिए आप, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो गया, मैंने 10th की जगह भी डिग्री अपलोड कर दिया, डिग्री की जगह भी डिग्री का अपलोड कर दिया। ये कोई इशू वाली बात नहीं है। आप वहाँ पे जा कर के अपना दिखा दीजिएगा कि सर ये है, वो बाय मिस्टेक हो गया था, वो एक आपसे एप्लीकेशन ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एफिडेविट की अच्छा नीड नहीं है हेलो ओके। सर, हेलो सर। जी। सर मेरा सर बीएससी में सर वो फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट और फाइनल डिग्री से ही मैच करते हैं सर, 1 2 तो नहीं देखते हैं ना सर? नहीं 1 2 नहीं देखते, फाइनल वाला ही देखते। क्योंकि सर 2 में सर सौरभ कुमार कर दिया, बाकी मेरा डिग्री में सर्टिफिकेट सुमन सही है सर। हाँ तो सौरभ, मैंने आपको फ़ोन पे भी बताया था कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि दोनों नाम सेम है। जी 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 ठीक सर। है ना? चलिए, तो ये वाला मीटिंग मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, नए मीटिंग का लिंक मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ ताकि हम मेडिकल वाला काम जल्दी से कर लें। ओके, थैंक बिल्कुल यू। सर। ओके।